ऐसा नहीं, जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनमें भी हमारे आदरणीय सर भैया की जो पकड़ है। अभी जब युगहर कार्यक्रम का 525वां उत्सव होना था, उस समय आदरणीय मेहरा जी और हम जो है शरद भैया के साथ गए। शरद भैया की उस समय तबीयत बहुत खराब थी, मुझे आज वो दिन याद है। वो जो हालत हमने देखी थी उसमें मेहरा जी हमारे साथ थे और शायद मनीष सोनी भी थे लगभग शायद। तो उस समय जब पैदल भी नहीं चल पा रहे थे, हमने कहा कि आप भैया आप रहो, हम लोग जाते हैं। नहीं नहीं बोले, हम चलते हैं। आप गए और साईं कृष्णा रिसोर्ट से लेकर के कई होटल देखे। उन होटलों में आदरणीय हमारे अशोक अग्रवाल जी से आपने बताया कि इस प्रकार का हमें कार्यक्रम करना है। आदरणीय अशोक अग्रवाल जी ने शरद भैया के व्यवहार से पूरा होटल जो है 3 दिन तक के लिए निःशुल्क दिया था। सारे एसी रूम, हॉल और पूरा प्रांगण, ये छोटी बात नहीं है। कोई भी व्यापारी अगर एक रूम अगर होटल का एसी का लेते हैं तो 2,500 रुपए का आता है, बनता है किराया। उसमें 14-15 एसी रूम और पूरा हॉल, पूरा एक पोर्शन पूरा दे दिया था, जिसका लाखों रुपए किराया होता है। और नीचे के प्रांगण और सब कुछ ऐसी सुविधाएं देना, ये इतना व्यवहार, तो ये उदाहरण है। कहीं भी और भी इटारसी से लेकर होशंगाबाद या कहीं भी किसी भी व्यापारी उद्योगपति के पास दान लेने या किसी भी कार्यक्रम के लिए जाते हैं, आदरणीय शरद भैया का सम्मान होता है, हमने देखा है। ये बनाना छोटी बात नहीं है। जब कहीं ना कहीं कोई त्याग होता है, किसी के व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ये ऐसे शरद भैया और लगातार एक वैज्ञानिक के रूप में हम इन्हें देखते हैं। जब इन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को भी गाय घर में पलवा दी है उनके बंगले पर, तुम कैसे अधिकारी जब गाय नहीं पालते हैं, दूध पन्नी में लाते हैं, ऐसे वचन कह कह के। और आप आदरणीय हमारी कंचन जी, जो भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से कई अवार्डों से आप अवार्डेड हैं, सम्मानित हैं। ऐसे समर्पित और सैकड़ों भाई बहन, लगातार उनके यहाँ भंडारा चलती रहता है, जो चाहे आ जाए कहीं भी। और कृषि यंत्रों के माध्यम से जो किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, उसमें हमारे आदरणीय शरद भैया मदद करते हैं, खूब मदद करते हैं। किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार, ऐसे किसानों के योद्धा हमारे मार्गदर्शक और पतंजलि किसान सेवा समिति के संरक्षक आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आ जाएं और अपना वक्तव्य हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सदन को जी बहन जी बोले। जी जी जी, आमंत्रित है शरद भैया। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मुन्नीलाल सर जी ने कुछ ज्यादा ही मेरे विषय में बताया है। जो कुछ है सामने है। और सबसे पहले तो मैं इस योगाहार को प्रणाम करता हूँ। इसी से जो ऊर्जाएं मिलती है, तो ये ऊर्जाओं को हम खेतों में, लोगों में, गांव में बिखेरते हैं। ऐसा हम रोकना चाहते हैं आपको 1 मिनट। आपने कहा है कि हमने ज्यादा बताई है, तो इसका प्रमाण परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी के वहां एयरपोर्ट पर देखा, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। आपने ही कहा वहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कोई भी माला पहना करके, हजारों लोग माला पहनाते, हम साथ में रहते हैं, माला पहन लेते, महाराज जी हाथ में ले लेते और चल देते। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे गए और इतने जल्दी में थे महाराज जी, इतने जल्दी में, क्योंकि वहां से सीहोर से लौट के आए थे और बहुत लेट हो गए थे, और आप मेहरा जी और रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप लोग जब आए, महाराज जी ने जब आपसे माला पहनी तो सीधे खड़े हो गए और बड़े स्नेह के साथ आप लोगों के साथ उन्होंने 1-2 मिनट लगभग गुजारे वहां खड़े हो गए। ये जो पोजीशन हमने देखी, तो क्योंकि महान पुरुष है वो, तो अवतार ही महान पुरुष है, तो उनको पता होता है कि व्यक्ति कौन कैसा है। हमने बिल्कुल ज्यादा नहीं किया, हमने बहुत कम किया है जी। जी मुन्नीलाल सर जी की हमने स्पीड देखी है। एक बार जब परम पूज्य स्वामी जी का एरोड्रम पे आना हुआ, तो हमने कहा कि भैया मिलने के लिए तो 5 मिनट बचे हैं, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को जो है 100 से ऊपर दौड़ाया और वहां पे हमें मिल गए स्वामी जी, हमें दर्शन हुए बहुत अच्छे से, हम लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए।
हमारे दादू लेट गए तो उठने कोई तैयार नहीं दादू। उनको 2 बार हमने उठाया कि दादू उठ तो जाओ, वो पैरों में इतने लेटे। वो दादू का आज भी मैं वो फोटो संभाल के रखी है और अभी वो महाराज जी दादू हमसे को कह दी रहे थी थे, मैंने। महाराज जी हमसे कह रहे हैं इसको उठाओ ये उठ क्यों नहीं रहा? हमसे कह रहे उठाओ इसको। दादू बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हम लोगों को और हमेशा याद रहते हैं वो पल। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें संजोने की इच्छा होती है, तो वो ऐसे पल हैं कि उनको संजो के रखे हुए हैं और जब भी याद आ जाते हैं तो एक अलग से स्फूर्ति महसूस होती है। एक अलग से ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि सदन में सभी सदस्य जो हैं वो कभी अपने ऐसे ही जो पलों को है वो संजो के रखें और वो पल जो है उनको याद करके जब कभी जरूरत पड़े तो उनको याद कर लें और वो पल उन्हें ऊर्जा जरूर देगा, ऐसा है। अपने अपने खास लोगों के साथ समय बिताए हुए समय, अपने पूज्य लोगों के साथ बिताए हुए समय, अपने माता पिता के समय बिताए हुए समय, अपने बच्चों के साथ बिताए हुए समय, ये सारे समय जो होते हैं उनकी विशिष्ट जो समय होता है उन्हें अवश्य संजो के रख लें। अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए समय, जितने भी समय आपके साथ रहते हैं वो समय आपके जीवन में जब भी कभी कोई परेशानी आए या ऐसा लगे आपको कि ऊर्जा की कुछ कमी हो रही है, उन पलों को आप याद करें और वो पल आपको जब याद आएंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर आएगी, जरूर आएगी। जी। आज मेरे को रंजना बहन जी ने गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर दिया है, तो मैं आज गौ माता के ऊपर बोलना ही चाहता हूँ। ये भारतवर्ष के लिए एक स्वर्ण अवसर है। इस समय पूरे देशों में गाय कम हो रही है, हमारे देशों में भी कुछ कम हो रही है। कम वो हो रही है जो दूध नहीं देती हैं या वैसी कम हो रही है, लेकिन हमारे गांव में जो हमारे देश में देसी गाय की जो अच्छी नस्लें हैं वो बढ़ रही हैं। लोगों की अवेयरनेस गाय के प्रति बढ़ रही है और डेयरियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप इस भूगोल में मध्य प्रदेश को देखा जाए तो काफी बड़ा योगदान है दूध का, और दूध की जो क्रांति है वो बहुत, इसको ईश्वर ने, हमारे बुजुर्गों ने दूध को पूजा में शामिल किया है। और पूजा में जब किसी चीज को कोई चीज शामिल होती है, जिसके गोबर से गणेश बनाए जाते हैं और उनकी प्रथम पूजा की जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ महत्व तो है। आप इसको नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इससे दूर रह जाएं या इसके बगैर भी हमारा काम चलेगा। आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अमेरिका पे इतनी जमीनें हैं कि वो अपनी जमीन को रिचार्ज करने के लिए 10-20 हजार हेक्टेयर जमीन वो छुड़वा देते। भैया 5 साल इसमें कोई खेती नहीं करेगा, 5 साल बाद हम खेती करें। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे भारतवर्ष में इतनी आबादी है, ये सब देखते हुए हमारे बुजुर्गों ने गाय को, हमारे ईश्वर ने हमें गाय को पूजा में शामिल किया। उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर गाय रहेगी तो हमारी जो जमीन है, हमारी जो धरती माँ है, वो स्वस्थ रहेगी। बगैर गाय के जमीन का स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल काम है, वो स्वस्थ रह ही नहीं सकती। पर सबसे अच्छा है कि डेयरी जो है, डेयरी उद्योग वो धीरे धीरे अच्छी गाय में परिवर्तित हो रहा है और बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी इसमें योजनाएं चलाई हैं जिनका कि लोग अच्छे से लाभ ले रहे हैं और गौ माता को एक एक जो जगह चाहिए पूजा की वो नहीं मिल पाई है। अब जमीन का संकुचन होना तो हमेशा रहेगा। आपके घर में 2 सदस्य थे, आपके 4 बड़े पापा थे या जैसे भी है, तो वो जमीनों के जो टुकड़े हो रहे हैं
जमीनों का जो संकुचनपन है वो बढ़ते जा रहा है, जमीन संकुचन हो रही है और फसलें जहरीली उगाई जा रही है। वो फसलों का जहरीलापन जो है वो बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। आज हमारे पास पानी जो है वो बहुत शुद्ध नहीं है। बहुत शुद्ध पानी जब हम लोग फसलों में नहीं देंगे तो उनकी फसलें भी वैसी ही पैदा होंगी। जिस मानक का अपने को प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे तत्व चाहिए, वो सारे तत्व अपने को नहीं मिलेंगे। तो इन चीजों की पूर्ति करने के लिए गौ माता का होना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। और डाइट में आज मैं कल देख रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मीट मटन को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब करीब ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 2% लोगों ने मीट मटन को छोड़ा। मतलब ऐसे ही, इसके पीछे कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों ने छोड़ना शुरू किया। और एक तरफ से दूध लोग छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से दूध को शामिल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। लोग धीरे धीरे दूध में शामिल कर रहे हैं और दूध की जो जगह है वो मिलने वाली है। हर आदमी के घर में शुद्ध दूध होवे। अपने बच्चे को, कोई भी बच्चा हो किसी भी चीज का, पशु का हो, पक्षी का हो, आदमी का हो, इंसान का हो, भगवान का हो, बगैर दूध के वो बड़ा नहीं हो सकता। बताइए कैसे बड़ा होगा उस बगैर दूध के। जब छोटा सा बच्चा आता है तो सबसे पहले वो, उसका अगर कोई स्पर्श होता है तो अपनी माँ से दूध पीता है वो। आप बताइए जिसको ईश्वर ने जिस दूध को अमृत रूप में सबसे पहला भोजन किसी भी, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, सबसे पहले वो इंसान के मुंह में जाने वाला पदार्थ जो होता है वो दूध होता है। आप देखिए वो दूध की बदौलत वो अपने आने वाले जो समय जिंदगी के होते हैं, वो सबसे पहले कोई भी चिड़िया हो चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, उस दूध की बदौलत ही वो अपनी जिंदगी को शुरुआत करता है, पहला कदम रखता है। उस दूध की ताकत से ही वो इस वातावरण में अपने आप को ढालता है। तो दूध के जितने चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दूध नहीं, ये अमृत बोलना चाहिए। इसका नाम बदल कर अमृत अगर रख देवे तो अमृत है ये दूध। आप देखिए कि दूध एक संपूर्ण भोजन है। अभी एक महात्मा जी मिल गए थे वर्मा जी के वहां, उन्होंने बताया कि साहब हम तो दूध पर रहते हैं। तो हमने पूछा कि भाई पंडित जी आप दूध पर, दूध बोले भैया पूरा संपूर्ण भोजन है। अगर आपने एक गिलास दूध ले लिया है तो आपको कोई भी चीज खाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो दूध को क्या करते हैं कि खाना खा लिया उसके बाद जो है वो एक गिलास कुनकुना दूध लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं ऐसा। बोले नहीं 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 नहीं, आपने अगर एक गिलास दूध ले लिया है इसका मतलब है कि आपने 4 चपाती और वो इतनी सब्जी, ये सारी चीजें खा ली है। आप मन को बार बार बताइए कि मैं एक गिलास दूध पी लिया है इसलिए मेरा संपूर्ण भोजन हो चुका है। तो ये बहुत, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। ये आदरणीय वर्मा जी जो तीखड़ में थे उनके यहाँ थे, तो हम लोग मिलने गए थे। हमारे दादू भी गए थे मिलने के लिए। तो कहीं भी अगर आता है गाय का और दूध का, तो ये बहुत है, विशिष्ट है। और इसको एक ईश्वरी है, गाय जो है वो ईश्वर तुल्य है। और ये स्वर्ण अवसर है जब जो लोग गाय पकड़ लेंगे वो गाय का बिजनेस जो पकड़ लेगा। आप आज एक खेत से 2 खेत बनाने का आपके मन में विकल्प नहीं आ सकता, लेकिन आज एक गाय से आप सोचिए, अगर गाय का बहुत अच्छा आप पोषण करते हैं और उसकी बछिया तैयार होती है तो आप देखिए गौ माता, एक गौ माता से 2 गौ माता बन जाती है। कितना मतलब वो है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप ये 1 रुपए लगाओगे तो वो पता चला आपका दूसरा बिजनेस खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। दूध जो मिल रहा है वो अलग है, गोबर जो मिल रहा है, गोमूत्र मिल रहा है, वो सब अलग है। लेकिन आपको एक गाय
अपने ही समान एक गाय आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, वो भी दूध देने के लिए वो तैयार रहती है। कहते हैं कि किसी भी चीज का चुराना नहीं चाहिए। जैसे दूध आपने ले लिया तो उन्होंने कहा साहब वो तो गाय का आपने हक मार दिया। तो ईश्वर ये जो अगर 4 थन नहीं देता आपको, आप सोचिए, उसके बच्चे को तो 1 थन की जरूरत है दूध की। अगर ईमानदारी से आप देसी गाय के 2 थन भी छोड़ देवे तो उसके गाय का जो बच्चा है या बछिया है वो पर्याप्त उसका भोजन हो जाता है। और जो 2 थन दिए हुए हैं वो ईश्वर ने उनको बांटने के लिए दूध दिए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु बगैर दूध के जीवित नहीं होगा। तो ये दूध जो गौ माता का है वो मिलकर बड़ा हो जाता है। तो ये जो अगर उसको 4 थन का दूध पिला देवे तो आप देखिए वो बच्चा बीमार पड़ जाएगा, 100% बीमार हो जाएगा। तो आप उसमें प्रकृति ने ये बनाया हुआ है कि वो कम से कम 2 थन का दूध जो है अपने बच्चे के लिए और 2 थन का दूध पूरे समाज को पिलावे। ऐसी उसकी डिजाइन करी है ईश्वर ने। और उसके गौमूत्र और गोबर से खेत की शक्ति को इतना बचाया जा सकता है कि वो जीवंत हमेशा जीवंत आपको एक बगैर जहरीले पदार्थ का उत्पादन आप कर सकते हो। आप गर्मियों में जब जैसे आपके खेत अगर खाली हैं तो कुछ गाय को आप वहां पे बांधिए और उन खेतों में आप छोटे छोटे से जो जैसे हमारे यहाँ कड़वी बोलते हैं, इनके मंडप बनाइए और उनमें उन गाय को बांधिए और वहां पे पानी और भूसे का इंतजाम रखिए। उनको आपके 1 एकड़ में लगभग 8 जगह उनको बदल दीजिए। अगर आप 8 जगह उस गाय को या उस पशु को बदल देते हैं तो जब वो गाय में गीला गोबर गौमूत्र जाता है और उसको आप मिट्टी में मिला देते हैं तो आपके खेत की जो ऊर्जा है वो अवश्य बढ़ेगी। आपको गोबर नहीं ढोने की जरूरत, आपको कुछ नहीं। हाँ, ये है कि 1 ट्रॉली आपको भूसा जरूर वहां पे लाना पड़ेगा। तो वो आपको इतना करना चाहिए कि 1 ट्रॉली भूसा आपका है। आज भूसे की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। भूसा आज हमारे यहाँ पे लगभग 8 रुपए 9 रुपए जा रहा है। तो गौपालकों को ये सब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार ने जैसे साइलेज है, बहुत अच्छा एक विकल्प दिया है। हम लोग करीब 20,000 कुंटल साइलेज का निर्माण साल भर में करते हैं और अभी धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है। बहुत सारी डेयरियों से गाय के लिए जो भूसा है और जो चारा है वो पर्याप्त मात्रा में खरीद रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सरकार का ये है कि बहुत अच्छी गाय ऐसी हो जावे कि गाय, उनका कहना है कि जो सड़क पर जो गाय है उसकी चर्चा अलग होवे, जो पशु पाल रहे हैं उसकी चर्चा अलग होवे। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो गाय बुजुर्ग हैं, रोड पे चल रही हैं, दूध कम देती हैं, उनके लिए बड़े बड़े गौशालाओं का सरकार ने गठित कर रही है कि उनमें उनको रखा जाए। और बहुत अच्छी नस्ल की गाय, देसी गाय, वो गाय आदमी अपने अपने घरों में उनको पाले। और सरकार बहुत सारे ऐसे कोशिश कर रही है कि जो देसी गाय है उनमें भी टाइम से नए साणों को लाकर और नई उनकी जो आने वाली पीढ़ियों को बदलने की भी तैयारी है। ये शासन काफी इसमें काम कर रहा है। लेकिन खेत जो जहरीला जो आने वाला समय है वो और भी जहरीला पदार्थ तो उगाएंगे। आज आपको जो गेहूं मिल रहा है उसमें हो सकता है कि कुछ कम जहर हो, लेकिन आने वाले जो समय है वो बहुत जहरीला उत्पादित होगा। क्योंकि जब आपके पास गोबर की कमी रहेगी, जब आपके पास चीज ही नहीं है डालने की, आज तो आपके पास है भी, आने वाले समय में 10 साल बाद जब गोबर नहीं मिलेगा, जब वो एक बढ़िया सी बोरी के अंदर पैक मिलेगा, जैसे आप डीएपी ले रहे हो, इस टाइप से आपको गोबर मिलेगा बहुत अच्छा प्रोम के रूप में।
और वो प्रोम जब आप अपने खेतों में डालेंगे तो जब उत्पादित होंगे, तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी घंटी है जहर की, जो जहर खेतों में बढ़ने की। अब पानी का आप देख ली, पानी इतना दूषित हो रहा है, धीरे धीरे पानी का जो है लेवल बहुत बहुत पानी सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा है अपने यहाँ। और पानी की जो स्थिति है, आज आप देख लीजिए कि गंगा जल जो है, गंगा जल को जब अपने यहाँ पूजा में शामिल किया गया, आज देखिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत सरकार से बोला कि ये आप हमें 100 रुपए लीटर में दे दो। यानी आप बताइए, आप कहाँ रह रहे हो आप लोग, कितनी, यानी गंगा जल अपने यहाँ इतना पवित्र है अपन लोग मानते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल देखा हमने। आप एक बाल्टी में गंगा जल रख दो और एक में आपके घर का पानी रख दो, तो आपको पहचानने में, अगर हम एक सी बाल्टी रख देंगे तो आप शायद नहीं पहचान लो, लेकिन आपकी गौ माता के सामने अगर आप रखोगे तो वो सबसे पहले गंगा जल पिएगी। ये बात है कि वो ईश्वर तुल्य है। आप नहीं पहचान पाओगे लेकिन वो पहचान जाएगी। आप अपने घर में रख के देखिएगा, 2 बाल्टियों में पानी, एक में गंगा जल रखिएगा, एक में आपके घर का पानी रखिएगा, और जब वो पानी पिएगी तो आप अपने आप को और गौ माता के करीब पाएंगे। आप चाहेंगे कि यार ये कैसे पहचानी है, इसको जरूर करिएगा। गौ माता की जो पहचानने की शक्ति है वो बहुत तगड़ी है, तुरंत पहचान जाती है कि ये पानी इतना शुद्ध है, और वो उस पानी में ही मुंह डालती है, और वो अपने घर के पानी में मुंह नहीं डालती। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा ये है कि आज के समय में जो गाय अपन पाल रहे हैं उसके फैट बढ़ाने की बात है। दूध को कीमती कैसे बनाया जाए? अगर दूध से पैसा मिलेगा तो हर आदमी पालेगा उसको, और दूध से पैसा नहीं मिलेगा तो कोई नहीं पालेगा। आज दूध का जो रेट है, जैसे 30-32 रुपए लीटर होता है दूध, तो 30-32 रुपए लीटर में आदमी का जो दाना खिलाने का खर्चा, जो उसको पालने का खर्चा, जिस जगह में रखेगा वहां का खर्चा, वो सारा नहीं निकलता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूध का जो आपका फैट है, वो फैट आप देखिए कि भैया मेरा फैट कितना है, 3 और 4 है, तो मेरे को 4 से 5 के फैट पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप 5 के फैट पे उसी दूध को ले जाओगे तो वही दूध आपका 55 रुपए लीटर बिकने लगे। यानी आप देखिए, वो दूध आपका उतना ही है, 3 लीटर ही है, लेकिन आपकी जो दूध की क्वालिटी है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। क्वालिटी सुधारने के लिए गौ माता को जो अपन चीजें खिला रहे हैं उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहले दूध जो मिलता था, और जो आसपास लोग बाग क्या करते थे, दामन का गेहूं होता था, तो उस दामन में बहुत सारा गेहूं भूसे के साथ चला जाता था और वो गाय को मिल जाता था। आज हमारे यहाँ जो भूसा है वो हम लोग हार्वेस्टर से कटवाते हैं। तो स्टार रीपर से जब भूसा बनाते हैं तो उसका जो दाना होता है, 100 कुंटल जब मशीन काटती है हार्वेस्टर की, तो उसमें से 10 कुंटल गेहूं का दाना खेतों में गिर जाता है। लेकिन वो इतने छोटे रूपों में गिरता है कि वो मशीन उस दाने को उठा नहीं पाती है। तो क्या होता है कि जब 10 कुंटल दाना 100 कुंटल में से नीचे गिर गया और हमारे को तो उठाने को मिला नहीं, हमने क्या किया, हिस्टा रिपर से जो ऊपर ऊपर का टाटरा होता है, जो बालियों के ऊपर का कवर होता है, वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन हम जो ऊपर का टाटरा उठाते हैं, तो वो टाटरा जब हम ले जाके अपनी गाय को भूसा के रूप में खिलाते हैं, तो वो सिर्फ एक पेट भरने के काम आता है वो गाय की। वो नहीं आता कि उससे कोई फैट नहीं बढ़ेगा। फैट बढ़ाने के लिए अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो 1/4 एकड़ जमीन में आप, बहुत अच्छी वर्सिम आती है आजकल, बहुत सारी ऐसी वेराइटियां आ गई हैं जो कि आप उन घास को लगा ले, 5 कटिंग 8 कटिंग, ऐसी कटिंग वाली घासें बहुत अच्छी आ गई हैं। अगर उनको लगा लें तो वो 600 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर देती हैं वो। तो वैसी जो बाजरा मिक्स कहते हैं ना, बाजरा से मिक्स की गई है, उनको हाइब्रिड बनाया गया है,
तो वो चीजें आप अगर लगा ले, एक गाय के लिए अगर आप लगाते हो तो 1/4 एकड़ जमीन में आप अगर इन चीजों को लगाते हो तो वो आपके पर्याप्त चारा में, अगर आप उनको 5 किलो भी हरा चारा खिलाते हो पर डे, तो आपके फैट में सुधार आएगा और दूध में आपको पैसा मिलेगा। अभी आदमी जनरल दूध तुलाया आता है, 30-32 रुपए मिलते हैं, 25 रुपए लीटर का खर्चा आता है। हमने निकाला है कि 25 रुपए लीटर का खर्चा आता है। जब 25 रुपए लीटर एक लीटर दूध में खर्च आता है, तो हमारा मेरा हम लोगों का मकसद था कि दूध की लागत को कैसे कम किया जाए, क्योंकि दूध पालक जब ही गाय पालेगा जब उसके दूध की लागत कम होगी। दूध की लागत कम करने के लिए आपको ऐसी चीजों में जाना पड़ेगा जहां की बहुत महंगा दाना, ये कुछ लाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब जो 1800 रुपए गोदरेज और फलाना और ढिकाना, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो अपने बरसिम लगाइए, आप साइलेज खिलाइए, आपको जो भूसा आप खिला रहे हो तो आप उसमें अपने हाथों से दलिया मिला दीजिए। ठीक है, वो उसमें गेहूं चला गया, आपने देख लिया भाई 1 कुंटल में हमको 5 किलो गेहूं का दलिया बना के आप उसमें अपने गेहूं में खाली उसको ना खिलाएं आप उसको। दूसरा हमने देखा है कि आजकल ज्यादा इतना रस हो गया कि उसको एकांतवास नहीं मिल पाता, तो गाय को आप ऐसा कि वो चगोल, मतलब वो जब खाने के बाद है ना, चागोल करते रहे। अगर आप बार बार कोई गाड़ी देखेगी या आप लोग जा रहे हैं वो देखेगी तो वो क्या चागोल करना बंद कर देती, तो उसका जो अंदर का डाइजेशन है वो बहुत अच्छा नहीं रह पाता। तो उसको कुछ ऐसी, जैसे आप ग्रीन नेट डाल दो या सामने को डाल दो तो डायरेक्टली गाय पे किसी लोगों की नजर ना पड़े। अगर वो थोड़े छुप के आप उनको रखते हैं तो वो ज्यादा स्वस्थ रहती है, ऐसा मेरा एक अनुभव मैंने किया। मैंने अपने यहाँ की जो छोटी सी एक मैंने गौशाला बना रखी है अपनी, तो मैंने देखा जब उसमें मैंने नेट वगैरह लगाई और लोगों को मना किया कि यार बार बार मत जाया करो आप, भाई आप जाना है तो आप 2 बार उसके अंदर जाओ, तो देखा कि वो ज्यादा स्वस्थ रहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वो मिला है। और गाय तो आपको पालनी पड़ेगी, और जिनके पास जगह नहीं है तो वो कहीं भी गौशाला से जुड़े, जो गौशाला जहां से दूध आ रहा है उससे जुड़े। खाली उसके डब्बे तक ना जुड़े कि बाहर निकले वो उसने आवाज लगाई दूध, आप गए डब्बा उठा के ले लिया, उसके वहां तक जाएं, देखिए वो क्या खिला रहा है, वो क्या, उसको भी मदद करो, आपकी क्या चीजें खिला रहा है। भाई वो जो दूध है वो आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं, आप भी तो सोचिए। आप उस दूध से अपने माता पिता को चाय बना के पिला रहे हो, आप खुद पी रहे हो, आप आपके आने वाली जनरेशन को आप दे रहे हो, और उस दूध का उत्पादन कहाँ हो रहा है उसको देखा ही नहीं आपने कभी भी। उस गौ माता के पास ही नहीं गए आप कभी भी। भाई कम से कम आपको गाड़ी उठा के महीने में एक बार उस गाय को जाके तो देखो जिसका आपने जिंदगी भर दूध पिया, उस गाय के दर्शन ही नहीं करे, कितनी बड़ी बात है बताइए आप। अरे उसके दर्शन तो करो आप कम से कम। भाई जहां से भी आ रहा हो दूध, इतना कोई दूर दूर से नहीं आ रहा है। हाँ, जो सांची वगैरह की पॉलिथीन वाला दूध जो ले रहे हैं, मैं उनको तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आप सांची वालों से भी पता कर सकते हैं कि साहब ये दूध हमारा कहाँ है। उनके पास भी इवन किसान तक की हिस्ट्री रहती है उनके पास, ये दूध कहाँ से आ रहा है। मेरा ये है कि आप जो सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उन लोगों को अपना फैमिली मेंबर बनाओ। आप उनसे जाके मिलो, भैया तुम्हारे जो फसल आप लगा रहे हो उसमें कैसे, उनको यूरिया कम करवाओ, आपकी ड्यूटी है। आप जो चीज खा रहे हैं भाई, आप यूरिया खा के फिर यूरिया को निकालने वाली विद्या क्यों कर रहे हैं? आप तो खाने की विद्या बंद करो ना। आप पहले तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, जो आपको यूरिया खिला रहा आप खाए जा रहे हो यूरिया, जहर है जो खिला रहा हो खिलाया जा रहा है। भैया उसको तो बंद करो पहले। आप तो सोच रहे भैया मैं यूरिया खा लूंगा और भैया उसको मैं कैसे निकालूंगा उस पर मैं मेहनत करूंगा। अरे भैया पहले वो यूरिया को ही बंद कर लो। कम से कम एक बार उसके घर चले जाओ, उस किसान के घर, वो कहीं नहीं तो आपको बिठाए के एक कप उसकी चाय तो पिला देगा गुड़ की कम से कम आप। और उनसे मैंने ये देखा है कि जितना भी अगर कोई किसान से प्रेम करता है तो उसको जरूर कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज जरूर देता है, भैया ये हमारी बहुत अच्छी हमारे घर की है आप ले जाइए, ऐसा बोलेगा। तो जहां से भी
मेरी एक गुजारिश है सभी लोगों से कि हमेशा कहीं भी जहां से भी दूध सब्जी जहां से भी आपकी आ रही हो तो उस तक पहुंचे जहां की जो कौन सी ऐसी जो सब्जियां उग रही हैं, कौन सी धरती माँ दे रही है, उसका भी तो कभी चरण स्पर्श कर लो आप एक बार। क्यों नहीं चरण स्पर्श करते अपन कि यार ये गौ माता आज ये इससे आज हमारे को कद्दू आया, लौकी आई, उस बेल का भी तो स्पर्श करके देखो आप एक बार कि यार ये बेल की आज हमने लौकी खाई थी। जब आप स्पर्श करोगे उस लौकी के ऊपर, उसकी पत्तियों पे हाथ फेरोगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विचार आएंगे कि यार इस लौकी को गोबर की खाद मिल जाती, यार इसको ऐसा मिल जाता, इसकी अपन ने लौकी खाई है। उससे आप बात कर लेते हो, बात में ही आपको कह देता भैया कल मैंने कोराजिन डाली है। हो सकता है कि आप उसको कोई नई चीज बता दें, भैया कोराजिन मत डाल, ये चीज डाल ले, ये कीड़े खत्म हो जाएंगे, ये वाली पट्टी लगा ले, लाइट ट्रैप हम ला देते, हमारा लाइट ट्रैप लगा लो। मेरे ख्याल अगर आप पौधे पे, गाय पे आप लोग जाकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल आप और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ये मेरी एक छोटी सी वो रिक्वेस्ट है, आपके स्वस्थ अगर आपको रहना है तो जहां से जो चीज पैदा हो रही है वहां तक आप अवश्य जाएं। तीर्थ स्थान जैसे अपन मान लो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो क्यों नर्मदा परिक्रमा रखी गई कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। परिक्रमा से क्या मिलता है, आपको वहां ले जाया जाता है जहां से जहां से पानी उत्पादित हो रहा है, वो पानी कितना साफ सुंदर स्वच्छ, वो दिखाने के लिए आपको ले जाया जाता है। आपको इसलिए परिक्रमा नहीं कर रहे कि आपने एक परिक्रमा कर ली और आप स्वस्थ हो गए, नहीं नहीं। वो पानी कैसे निकल रहा है, उसको कैसे स्वस्थ रखना है, वो पानी को भी आप छूइए, जहां से वो पानी निकला हुआ है उसको भी आप माथे से लगाइए, हर चीज को आप छूइए। जब आपने जन्म लिया तो आप माता को भी तो पैर छूते हैं। तो आप जो चीजें दूध पी रहे हैं तो उस गौ माता को जरूर, मेरा कहना है कि आप एक बार जरूर से जब भी महीने में टाइम मिले, साल में टाइम मिले, तो उस गाय को जरूर हाथ फेरिएगा और प्रणाम करिएगा, हे गौ माता तेरे द्वारा हमें दूध प्राप्त हो रहा है, हे पौधा तेरे द्वारा हमें लौकी गिल की लौकी प्राप्त हो रही है। और ऐसे पौधों को आप छुओगे तो मेरे को लगता है कि आपको एक विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। आने वाले समय में बहुत अच्छे फसलों का मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि गोबर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और हम लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है कि 3 साल, हमारे पुराने जब आबादी कम थी तो हमारे बुजुर्ग 1 साल के लिए खेत को खाली छोड़ देते थे कि भैया खेत रिचार्ज हो जाए, और उनके पास पर्याप्त गोबर की खाद भी रहती थी। आज हमारे पास खेत खाली छोड़ने की तो बात है अलग है, और फसलें ऐसी आ रही हैं कि सोच रहे हैं कि भैया अब बीच में हम पपीता लगा लें, उसके नीचे हम लोग हल्दी लगा लें, हल्दी के नीचे हम लोग टमाटर लगा लें, टमाटर के नीचे हम आलू लगा लें, आलू के नीचे हम मूली लगा लें। तो 5-5 क्रॉप निकालने की तैयारी चल रही है। 5-5 लेयर, उन्होंने कहा साहब हमारे तो 8 लेयर खेती हो रही है। तो क्या है, देश की जब आवश्यकता रहेगी, जमीन संकुचन हो रही है ये सब लोग जानते हैं। मान लो मेरे घर में एक बच्चा है तो भी वो घर इतना बड़ा बना रहा है कि जमीन तो कम हो रही है। कहीं ना कहीं तो जमीनें धीरे धीरे संकुचन हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि नहीं साहब वो जमीनें तो हमारी कम हो नहीं रही। जमीनें कम हो रही हैं, निरंतर कम हो रही हैं, और जमीन कम होने के साथ साथ जहरीली हो रही हैं आपकी। उन जहरीलापन बढ़ रहा है, वो जहरीलापन की जब आप चीज खाएंगे तो आपके शरीर में क्या इफेक्ट आए। तो गाय को तो पालना एक निश्चित है कि बगैर गाय के तो आपका जीवन चल नहीं पाएगा। गाय को तो अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। बस जिनके पास नहीं है तो वो गौशाला तक जाए, और जिनके पास जगह है वो तो पाले कम से कम गाय को। अभी तो ये हालत हो रही है कि गांव में गाय नहीं है, शहर के ठीक है भाई, शहर में जगह नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आप जो गांव में रह रहे हैं वो भी नहीं पाल पा रहे हैं आज गाय को, वो भी गाय से दूर भाग रहे हैं। तो आज उनके घरों में भी बहुत तेजी से बीमारियां का आवागमन चालू हो गया है। अभी मैंने देखा कि आपके रिलायंस वालों ने बोला हर गांव में एक मल्टी हॉस्पिटल होगा।
हर गांव में जैसे उन्होंने मोबाइल कहा था, वैसे अभी उन्होंने एक नई कही वो चीज कही है कि भारतवर्ष के हर गांव में एक हॉस्पिटल होगा। तो ये भी बहुत बड़ी एक दुख भरी चीज है कि अपन लोगों को हॉस्पिटल इतने सारे रहेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए अपने को आयुर्वेदिक की तरफ मूव करना पड़ेगा। बहुत सारी जड़ी बूटियां है, कुछ किसानों को उनको भी उगाने में लगना पड़ेगा। और धीरे 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 गाय को फिर से, ठीक है जो गलती हो गई वो हो गई, आने वाले समय में अपन फिर से गाय को पालेंगे, हर गांव में वो गाय में बनाएंगे और गाय को ही एक ईश्वर मानकर पूजा करेंगे उसकी और आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज आप देखिए मीट मटन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है और दूध पर लोग वापस आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी है। भारतवर्ष की जो गाय है उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है पूरे वर्ल्ड में। आप सोचिए कि जो अपने बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कितनी अच्छी यानी नस्लों को रखा, कितना ज्ञानवार थे वो, यानी जो उनका क्या साइंस था, उनके साइंस को आज भी पूरा देश पकड़ नहीं पा रहा। तो उन्हें बहुत बहुत प्रणाम उनको, जिन्होंने ऐसी गौ माता हमारे लिए छोड़ के गए। हम उन्हें हजारों बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वो हमारे भारतवर्ष के जो आने वाली संतति है उनको बहुत मजबूत बनाए। लोगों अपने बच्चों के लिए जो टाइम दे रहे हैं वो उनको जो दूध मिल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देवे कि कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इन चीजों पे। आप किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे गाय के रूप में बताइए जी, जी। बहुत प्रणाम। शुक्रिया आदरणीय शरद भैया जी। आपने कितने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो बात कही है, निश्चित ये जीवन बदलने का आपने उपाय बताया। अब जो जिसको अपना जीवन बदलना है, जीवन बचाना है, अपनी प्रकृति बचाना है, अपने शरीर को बचाना है, उन्होंने वो बचाएं। और आपने उपाय बताया कि गाय माता का और जल का कितना महत्व है। गाय माता हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। गाय माता को आप सहलाएं, गाय माता के पास जाएं और पत्ते और वृक्ष और जल की आपने महिमा को बताया। मैं जैसे आज आदरणीय हमारे इसमें नए सदस्य के रूप में आनंद दधीच जी दिख रहे हैं, नाम से दिख रहे हैं। हमारे आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी भी बीच बीच में गैप कर देते हैं, लेकिन जब से युवा कार्यक्रम चल रहा है तब से जुड़े हुए हैं। आदरणीय हमारे अनिल पटेल जी भी अब जो है लगातार, अनिल पटेल जी और सीएम राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी हमेशा जुड़े रहते हैं। डॉक्टर रोशनलाल राउत जी भी जब से जुड़े हैं तब से जो है लगातार इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। जय सिंह मीना जी भी लगातार रोज प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आदरणीय बहन कल्पना कोटेले जी भी बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से जुड़े हैं और शुरू से जुड़े हैं जब से युवा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, सभी लोग जानते हैं कि लगातार इस युवा कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही हैं। आदरणीय नारायण मीना जी जब से जुड़े हैं इसकी चिंता करते हैं। ओमकार नायक जी भी बहुत दिनों से बीच बीच में चले जाते हैं, लेकिन शुरू से इस युवा कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं, झारखंड से हैं। और आदरणीय पवन कुमार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पहचान दी है, गति दी है और इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है आज, ये बहुत बड़ा कार्य। और लगातार परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धे आचार्य जी से और पतंजलि योग पीठ में जो एक कार्यक्रम कराया उत्सव दूसरा, वो निश्चित हमारे जीवन के अद्भुत पल रहे हैं। और अभी भी लगातार व्यस्तताओं के कारण भी हमेशा इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी भी रोज जुड़ती हैं। प्रणीता साकरे जी जब से जुड़ी हैं तब से जो है लगातार राष्ट्र सेवा में साथ साथ जो है योगाहार कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं। राजश्री कुशवाहा बहन जी शुरू से जुड़ी है, अपना काम करती रहती हैं, खेती किसानी और सुनती रहती हैं, जबलपुर से हैं। और आदरणीय राकेश गौर जी लगातार अपना खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। ऐसे हमारे जो भाई हैं, हम इसलिए आज उनका नाम ले रहे हैं भाई बहनों का, कि जो योगाहार कार्यक्रम को उन्होंने अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया है। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी भी बीच बीच में व्यस्त रहते हैं, परंतु जो संकल्प है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं धरती माता को सजाने का, लेकिन जी बीच बीच में जुड़ जाते हैं, अब गैप नहीं करना है।
और आदरणीय हमारे सत वर्मा जी जो आज हम सबको मार्गदर्शन दे ही रहे थे। योगाहार रिकॉर्डिंग से हमारे भाई जुड़े हैं, पतंजलि पीठ से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये जो हम जो बोल रहे हैं उसका रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये योगाहार कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी भाई अपना मार्गदर्शन इस योगाहार कार्यक्रम में देना चाहते हैं, वो वक्ता के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में आकर के अपना मन की बात इसमें आप रख सकते हैं, आप बता सकते हैं, और वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो अमर हो जाती है, ठीक है ना, गूगल पे पहुंच जाती है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से आप उसको सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं। और अन्य सुने हुए वक्ताओं के अगर आपने नहीं लिखा है तो आप कभी भी इसको डाउनलोड करके और सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी ने जैसा बोला था कि हमको दूध खाने के दूध भोजन है, ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि महान पुरुषों का सत्संग करने से भी लाभ मिलता है। अभी हम हरिद्वार गया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी भोजन नहीं कर रहे भैया, वो सिर्फ घी पी रहे हैं। और लाइव उन्होंने जी, बताया, वो सुबह जो है आस्था टीवी पर बैठ करके जब योग करते हैं और जब प्राणायाम का समय आता है तब उस समय जो है गुनगुने घी थोड़ा सा गर्म किया और गिलास में, कांच के गिलास में घी डाला और घी पी करके थोड़ा सा सेंधा नमक ले लिया और हो गया, कहीं बादाम पाक ले लिया या जो भी प्रोडक्ट, वो ही उनका भोजन है। सुबह से और शाम तक कोई भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते हो, ये स्थिति चल रही है अभी उनकी। तो जो आपने कहा है कि दूध और घी ये ही पूर्ण आहार हैं, और अभी हम भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम सुबह अभी घी पीते हैं, लगभग 50 ग्राम लोग पीते, मतलब इतना रहता है, अब नापते तो नहीं है लेकिन पी लेते, रोज पी रहे हैं हम। गोधन अर्घ पीते हैं, सुबह उठ करके गुनगुने पानी में गोधन अर्घ मिला करके पीते हैं, और फिर जो है नहा धो करके जब जो है हम घी, देसी गाय का पतंजलि का घी वो पीते हैं, दोनों हम कर रहे हो। जब घी पी लेते हैं तो भूख की इच्छा नहीं होती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे मैंने भोजन कर लिया हो। तो ये हमने अपने जीवन में अभी प्रैक्टिकल किया है, जो आपने कहा है प्रामाणिकता के साथ कहा है। किसी भाई बहन का जो अभी गाय बचेगी देश बचेगा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती अगर करेंगे तभी जो है हमारे किसान और हमारा ये समाज और हमारा घर बच पाएगा। जैसा आपने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, प्राइवेट अस्पताल खुलने से क्या होगा, बर्बादी होगी ना, वो तो हमारे शरीर का काट छांट होगा, हमारे परिवार के बच्चों का। इसलिए गाय माता को पालना अति आवश्यक है, गाय का दूध, घी, छाछ, दही यही खाना अति आवश्यक है। तो चलिए, किसी भाई का अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। पवन कुमार जी तो चले गए हैं, और आदरणीय हमारे आनंद जी कहाँ से हैं, आप अनम्यूट करके अपनी बात, आप अपना परिचय सदन में दे सकते हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अनम्यूट करके आप जो है इसको आप अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं अगर कोई बात है, क्योंकि ये सदन सबका सदन है, कोई भी अपनी बात इसमें रख सकता है। आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी बहुत दिनों में आए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी कहाँ हैं आप? और निश्चित आपने 100 गाय की गौशालाएं तैयार करके जो है गाय माता की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है। आप घर पर भी गाय पाले हैं और अन्य जगह भी, अभी मेहरा जी के वहां देखा था 100 गाय गौशाला, 100 गायों की गौशाला आपने तैयार की है। राकेश गौर जी भी अपने कृषि फार्म पे गाय पाले हैं, शरद भैया पाले हैं, राजश्री कुशवाहा जी पाले हैं, प्रीता सागरी बहन जी ने तो छोटे छोटे से मासूम गाय माता जन्मी, और वो चूंकि उन्होंने देह त्याग दी तो बच्ची दूध, मतलब छोटी सी बच्ची जन्म से ही इन्होंने बाटल से दूध पिलाया बच्चिया को। देखिए आप, बाटल से दूध पिला पिला के उस बच्चिया को पाला है। प्रीता साकरे बहन जी जो बालाघाट से, कोई कर सकता है, उन्होंने किया है, आज बहुत बड़ी जो है वो राधा हो गई है। तो ऐसी सेवा इनकी बेटी ने सेवा की है, और ऐसे ही जो है गाय की सेवा का फल आज जो है निरंतर प्रगति पर परिवार बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी भी कि वसुधा जो है दमोह में, बांदकपुर अपन ने सुना है उन्होंने एक बार, वो वहाँ गौशाला चला रही हैं और जैविक खेती का पूरा जो है तैयार कर रखा है उन्होंने कृषि फार्म। कल्पना खोटले बहन जी भी लगातार गाय माता का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, जैविक खेती का प्रचार प्रसार करके लगे हैं। नारायण मीना जी लगातार हमने देखा तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर रोशनलाल रावत जी
कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं। जहां जिसको समय मिल रहा है वहां पर आप अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में उपस्थित है, वो भी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक है। आप आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, धन्यवाद मुंडीलाल जी। शरद भैया ने बहुत अच्छी बात रखी और जो पहलू रखे वो निश्चित चिंतनीय है। यह सदन हमेशा ही किसानों की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए सोचता है। मेरी सोच में हमेशा जो अपन ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि 85% किसान जो है वो 5 एकड़ के नीचे वाले हैं, छोटे हैं। उनको नजर में रख के क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में हमेशा सोच होनी चाहिए। इस तरह की सोच हमेशा आती भी है, बात होती है। तो उसी तरह से अब ये गाय के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं, हमने बचपन में देखा कि कितनी गायें थी, अब दूसरी पीढ़ी देखी, अब उनके बच्चे देखे तो घर छोटे हो गए हैं और गाय पालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं यही बोलूंगा कि इसमें अब जो गाय के बारे में अगर बात करनी है तो कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन अपने को लाने पड़ेंगे। एक तो परिवर्तन शरद जी ने बिल्कुल बोल दिया है कि दूध का भाव अगर बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से गाय पालन जो है वो बढ़ेगा। दूसरा ही कि गोबर भी जो है, मेरे को बचपन से ये मेरे दिमाग में है और मैंने कई मंचों पे पूछा भी है ये कि भाई गाय भी पाले किसान, गोबर भी करे किसान, उससे गोबर गैस भी करे किसान, उसी के बेटा उसमें और उसके बेटे और वो परिवार उसी में वो उलझा रहे। और जैसे बाकी लोग जो खेती नहीं करते उनके बच्चों को, उनके परिवारजनों को जैसा फ्री समय मिलता है वैसा मिले ही नहीं। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें लगता है, हमने कई बार वो रखा भी है। तो क्या कर सकते हैं अपन कि भाई जैसा दूध मोल लिया जाता है वैसा ही गोबर भी मोल लिया जाए। अगर गोबर गैस खोलना ही है तो शहरों के अगल बगल में भी खोला जा सकता है। बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज होती है वहां पे भी खोला जा सकता है। वहां जैसा दूध आता वैसा गोबर भी आएगा। और गोबर के पैसे जब किसान को मिलेंगे तो निश्चित रूप से गोबर के भी पैसे मिलेंगे, गाय के भी पैसे, ये दूध के भी पैसे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से गाय पालन बढ़ेगा। एक ये बिंदु होना चाहिए। कुछ सोसाइटीज ने या कुछ शहर से लगे हुए जो नॉन एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, इन्होंने ऐसा करना चाहिए किसान के तरफ थोकने के अलावा। दूसरा, जैसा मुर्गी पालन में अपन देखते हैं, मैं क्रांतिकारी कुछ बिंदु रखता हूँ, भले ही वो पसंद रहे नहीं रहे, लेकिन एक सोच है हमारी कि जैसा मुर्गी पालन में होता है कि अंडे से बच्चे बनाने वाले अलग होते हैं और फिर बच्चे लेके जाने के बाद उसमें मुर्गी बनाने वाले अलग होते हैं। ऐसा ही अगर कुछ व्यवस्था इस तरह की की जाए कि देहात के लोग जो है वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो हाँ भाई ठीक है, उनके बच्चे जो है गाय एक हाथ दूसरी रहेगी, लेकिन एक हाथ गाय संभव ठीक है, लेकिन उससे बच्चे जो होते हैं तो इमीडिएटली कुछ ऐसी व्यवस्था रहे कि भाई बच्चा ही बेचा जाएगा और बच्चा ही बेचे। कुछ गौशालाएं या कुछ सोसाइटी ऐसी रहेंगी कि बच्चे ही लेंगे, उनको बड़ा करेंगे। हमने बंबई के पास में एक फार्म देखा था आज से 10 साल के पहले कि वो 30 एकड़ में एक फार्म था, वहां से 30 किलोमीटर दूर, वहां पे सब गाय थी। और बंबई शहर में जो एक पार्क था, पार्क के बगल में उनकी थोड़ी सी जगह थी, वहां पे सिर्फ दूध देने वाली वहां पे गाय रखी गई थी। तो इस तरह से कुछ स्टेजेस में कुछ कुछ लोग बछड़े ही पैदा करें ग्रामों में, या जहाँ पे छोटे मकान है और जगह है वहां पे फिर बड़े करने वाला का एक दूसरा एरिया रहे और दूध पालन या दूध बिक्री वाला तीसरा एरिया रहे, ऐसे और उसमें लिंकेज रहे। इस तरह से कुछ अगर व्यवस्थाएं बनती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कि ये जो लोड है, जो गांव के छोटे घरों के छोटे किसानों पे आने वाला लोड है, वो बचेगा। नहीं तो कितने जगह पे अपन कोशिशें कर रहे हैं लेकिन गाय पालन नहीं बढ़ रही है। एक तीसरा बिंदु है कि बचपन में मुझे पता है कि बैल लेने के लिए भी सरकार की तरफ से लोन मिलता था। वो हमारे महाराष्ट्र में उसको तकावी बोलते थे कि बैल लेने के लिए। आज ट्रैक्टर लेने के लिए लोन मिलता है लेकिन बैल लेने के लिए लोन मिलता ही नहीं है। तो ऐसी जो व्यवस्था है, ये इन जो बिंदु है, इन बिंदुओं में अगर हम क्रांतिकारी परिवर्तन लाए
और चौथा एक बिंदु है कि जैसा पतंजलि में हमने देखा कि छोटी छोटी वो आसाम वाली जो छोटी छोटी गाय है, ये छोटी छोटी गायों को पालना, उनको बड़ा करना, तो उनकी नस्लें, उनका प्रचार प्रसार अगर होता है तो कम जगह पे वैसी नस्लें बढ़ेगी और उनका पालन सुविधाजनक होगा। ऐसे 3-4 बिंदु और भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ बिंदुओं को यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय पालन, गोपालन बढ़ेगा, ऐसा एक मेरी सोच है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि बैल पालन, और मैं तो कहता हूं जो किसान हल और बैल, 2 बैल और हल चला करके अगर खेती करता है तो उसको सरकार उसके रकबा को, जितने रकबा में वो हल बैल से खेती कर रहा है, उसका उत्पादन अभी जो वर्तमान में होता है उसके हिसाब से अनुदान राशि जारी करे, और ताकि हमारे पुरानी परंपरा से हल बैल करके खेती होगी तो बैल का संरक्षण होगा और गाय के प्रति लोगों का रुझान होगा। और आपने दूध बढ़ाने का जो रेट आदरणीय सर भैया ने कहा उसका समझ किया है कि दूध का रेट निश्चित बढ़ना चाहिए, तो दूध का रेट, घी का रेट बढ़े, गोबर और गोमूत्र का व्यापार हो, ये बहुत अच्छी चूंकि पहल आप इस युवा कार्यक्रम के माध्यम से अपन इस पर और चर्चा करेंगे। आदरणीय नारायण मीणा जी का हैंडल से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। जी ओम भैया, बहुत बहुत सुंदर जिसे छेड़ा है गौ माता के संरक्षण का, ये बहुत ही जरूरी है हम किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। गौ माता के विषय पे मेरा एक अनुभव मैं बता रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए और जो अपने रोडों पे जो गाय माता जो घूम रही है आवारा, 100 के 50 के जोन में, उनका मैं अनुभव आपको बताता हूँ कि मेरा फार्म हाउस है जो हाईवे पे रोड से लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो प्याल है और जो हरा चारा मेड़ों पे रहता है, तो गाय भैंस निकल के जाती है तो मैं उनको डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और वो सब गाय इकट्ठे होकर वो चल देती है। तो क्या हुआ, गांव के कई लोग रहते हैं जो कि रहते एजेंट के भाई इनका पूरा बंद है, उनका नुकसान नहीं होता, तो गांव वालों ने क्या किया, एक बार 50-60 गायों को दूसरी जगह दूसरे खेत में से उधर कर दिया अंदर। तो गाय की समझदारी देखो, गाय माता की समझदारी देखो, वो आई पूरी गाय और पूरा मेरी पूरी फसल खड़ी हुई थी, उन्होंने फसल में नुकसान नहीं किया और आके खाली जगह खलिहान में आके पूरी बैठ गई, जबकि पूरी गाय माता भूखी थी वो। और सुबह मैं गया खेत में तो पूरी गाय अंदर बैठी, मैंने ताला खोल के बाहर किया, उनको कोई नुकसान नहीं किया, सिर्फ फसल में से निकल के गई वो वहां से, और सीधे मैंने बाहर करती। तो गाय माता की समझदारी देखो, अपन ने उनको 1 ग्रास चारा दिया, 2 ग्रास चारा दिया, वो अपना नुकसान नहीं करती। अभी भी मैं डेली उनको जो देता हूँ चारा, तो वो बाहर चारा चल देती है और निकल जाती है। और अपने बाजू में ही दूसरे के खेत है, उनकी पूरी फसल, 1-1 गड्ढे, आधा एकड़ पूरी फसल वो चौपट कर देती है। मगर मेरी फसल में अभी यदि खुला भी मेरा खेत ना का, तो उधर मुंह नहीं डालती, वो खड़ी खड़ी देखती रहेंगी वहां पे और आगे निकल जाएंगी। तो ये गाय माता की समझदारी देखो, और हम उन गाय माता को संरक्षण नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी वहां पे। तो ये गाय माता की बहुत समझदार है, यदि हम उनको प्यार देंगे, दुलार देंगे, तो वो हमारे लिए भी उतना ही प्यार देंगे और हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होगी। आज मेरे पास 3 गाय माता घर पर हैं और 2 मैंने और बांधी है, वही बाहर घूमती हुई गाय, ऐसी 5 गाय माता हो गई है। तो उनको मैं संरक्षण करता हूँ, और आगे भी मेरा विचार है, जो बीआरसी के माध्यम से जो लैब मिली है अपने लिए यहाँ पर, तो वो 10-12 गाय मैं उनको बांधूंगा वही खेत पे, उनका संरक्षण करूंगा। तो मैं ये कहता हूँ कि गाय माता को जितना अपन दुलार करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही वो प्यार अपने लिए करेगी, उतना ही अपने लिए वो देगी। उनका गाय गोबर और गोमूत्र इतना कीमती है कि अपन कह नहीं सकते। आप दूध से भी ज्यादा कीमती उनका गौमूत्र है गाय का। जी जी, दूध तो अपने देते ही अपने लिए, मगर गाय का गौमूत्र और चलिए, धरती माता के लिए अमृत है वो आज। जी जी, बहुत सुंदर मीना जी, आपने बहुत सारी बातें, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि गाय माता को आप सेवा करते हो, गाय माता ने आपकी फसल को, गाय माता ईश्वर का रूप है, गाय माता में 36 कोटि देवता का वास होता है, ये जो है वो आपने दिखा दिया। अब 2 हैंड रेस हैं, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी और पुनीता साकरे बहन जी का, तो मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए, वो भी अपना 2 मिनट में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी, सदन को प्रणाम। और
थोड़ा सा मेरी व्यस्तता होने के कारण माँ नर्मदा की सेवा करने का अवसर मिला है मुझे। तो अभी मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है वो नर्मदापुरम से के उस तरफ विंध्याचल में चल रहा है। आप गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रेरणा सूत्र जो भी मेरे जीवन में गुरु रहे हैं उनके आशीर्वाद से, अभी जैसे शरद जी ने एक बात रखी और गाय के ऊपर, अभी और भी जितना मैं सुन रहा था, तो हमने अभी तक बहुत सारी समस्याओं पे, जैसे शरद जी बोल रहे थे ना कि हमें, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आपको रूट पे काम करना है, फ्रूट पे नहीं। मतलब अभी हम फल को जैसे यूरिया खा लिया तो उसको निकालने की बात कर रहे हैं कि इसको बाहर कैसे हो, ये इसके बजाय कि ये आजीवन में आए ही नहीं, उसमें अंदर ही प्रवेश ना करे, उस पर कार्य करना चाहिए। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज है, इसका रूट कॉज जो है गाय का रोड पे आने का, केवल नंदी की उपयोगिता हमारे कृषि में से बाहर कर दी गई है। नंदी की जिस दिन हम उपयोगिता अपने कृषि क्षेत्र में ले लेंगे, क्योंकि उसकी जगह ले लिए ट्रैक्टर ने। अब ट्रैक्टर को मैं ब्रह्म राक्षस कहता हूँ। तो इसमें क्या है, किसान को जान पूछ के ऐसी पॉलिसी बना दी गई है कि ये आलसी कैसे बने। तो धीरे धीरे करके अगर हम नंदी की उपयोगिता वापस कृषि में किसी भी माध्यम से, यहाँ इतने सारे लोग जुड़े हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब सरस्वती पुत्र हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका हम इजाद करें, हर एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि उसकी वापस उपयोगिता कृषि में कैसे आ जाए। मुझे एक साइंटिस्ट है, रिटायर्ड है आर्मी से, उनने बहुत अच्छा किया कि वो एक नंदी को अपना के उन्होंने उसको है ना वो घानी टाइप के उसमें जोत के रखा है, उसको बढ़िया डाइट देते हैं और गेयर सिस्टम लगा रखा, तो उसको ताकत भी नहीं लगती है, खाली दिन भर उसको चलना है, उससे वो तेल बना रहे हैं। तो इस तरीके से नंदी की उपयोगिता यदि हो जाए तो गाय रोड पे से जो आज जो छूट गई है वो अंदर हो जाएगी। इसका प्रमाण मेरा खुद का घर है। हमारे घर में एक जवान युवा नंदी था। तो हमारे यहाँ जब गाय जनती थी तो सब लोग ये सोचते थे कि प्रभु ऐसा है कि इस बार गाय कम से कम एक बछड़ा ले आए। तो किसान समझता था मेरा एक भाई आ गया, क्योंकि उस समय बैल की कॉस्ट 44,000 रुपए तक मैंने देखी है। 40 से 44 हजार में 19 ये मान के चलिए 96 के आसपास, 96-2000 में हमारे यहाँ 44,000 45,000 ऐसे में गाय अच्छे सुंदर बैल खरीदे जाते थे। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा गाय गौ माता को जो नंदी की उपयोगिता है उसको कृषि क्षेत्र से जोड़ दें, तो ये उसका रूट कॉज जो है वो खत्म हो जाएगा, जो रोड पे गाया है। इसमें बहुत हद तक हम सफल हो पाएंगे। और दूसरा, वृक्षों का तो मैं हमेशा सबसे बोलता रहता हूँ, कोई ना कोई मौका ढूंढते रहिए। इस प्रकार से एक अवसरवादी व्यक्ति ढूंढता रहता है कि मुझे बस मौका भर मिल जाए, तो कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढते रहिए कि जब आपको एक पेड़ लगाने का मौका मिल जाए, कि भाई ये पेड़ लगाना इसलिए भी लोगों को नसीब होता है कि उनके पूर्वजों के कोई अच्छे कर्म होते हैं, वही व्यक्ति पेड़ लगा पाता है, सब नहीं लगा पाएंगे। सबके पास पैसा है, टाइम है, बहुत है, लेकिन वृक्ष लगाने का मौका ये प्रकृति उसी को देती है जिसके पूर्वजों के प्रारब्ध अच्छे हों। तो आप भी समय चुराने की कोशिश कीजिए कि जब भी आपको कोई ऐसा एक मौका मिल जाए तो आप पौधे लगाएं, ताकि ये धरती हरी भरी हो। जिस दिन आधा डिग्री बढ़ गया उस दिन गुरुजी सबको समझ में आ जाएगा कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण है और इसको क्यों लगाना चाहिए, और इसके मेरे अगले बच्चों के लिए मुझे क्या करना था और मैं क्या छोड़ाया है। ये जो शब्द है हमारे दिमाग में नहीं गूंजेंगे, पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो समय निकल जाता है ना, तब केवल सिर्फ बातें रह जाती है। इसलिए पेड़ लगाएं और दुनिया को हरी भरी करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सभी का सहयोग करें, इस प्रकृति माँ का। जी, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपने बैलों, आज एक सुझाव आया है बैलों को संरक्षण में, बहुत सुंदर। इस पे निश्चित अपन मंथन करें, चर्चा करें, और ये सुझाव जो है सरकार को सोशल मीडिया पे लिखें। निश्चित जो है बैलों के से अगर हल बैल का खेती होती है तो निश्चित गाय बच जाएगी। अब अंतिम संवाद आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी रखेंगी और वही आभार ज्ञापित करेंगी अपनी बात रखने के बाद। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी, स्वागत है। जी, सदन को प्रणाम। और आज समय भी लगभग हो चुका है और गाय माता के प्रति जो विषय चल रहा है योगाहार मंच से, ये निश्चित रूप से एक बड़ा एक वेदना देने वाला एक विषय है। और मुझे नहीं लगता कि एकदम कम समय में हम इस गाय माता की व्यथा को रख सकें, क्योंकि योगाहार
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है कि उस गाय माता के जन्म से लेकर आज जो सनातन धर्म को हम मानने वाले लोग गाय माता के प्रति कितनी आस्था रख रहे हैं, इस विषय को जब विस्तार से रखते हैं अनेक महान वक्ता, तो मुझे नहीं लगता है कि यह विषय एकदम 1-2 दिन के लिए है। यह एक सागर की तरह है और जितने वक्ताओं ने गाय माता के प्रति जो विषय रखे वो निश्चित रूप से बड़े गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मैं बड़े विषय न रखते हुए संक्षिप्त में अपने जो आसपास का वातावरण मैं देख रही हूँ और जिस परिस्थितियों से मैं रूबरू हो रही हूँ, उस परिस्थिति को मैं संक्षिप्त में रखूंगी कि गांव में आज जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यह एक हमारा आदिवासी और ग्रामीण अंचल है। जंगल में रहने वाले लोग हैं और गाय माता से प्रेम करने वाले लोग हैं, परंतु आज दुर्भाग्य है कि हर घर से गाय माता लुप्त हो रही है। उसका मेन कारण ये समझ में आ रहा है कि एक तो गाय माता के प्रति हमारी आस्था नष्ट हो रही है। वो कैसे? तो जैसे विषय बार बार आता है कि दूध बढ़ाने वाली प्रक्रिया, अगर हम देसी गाय माता से बहुत अधिक दूध की संभावना करते तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि गाय माता बहुत अधिक बेचारी दूध नहीं देती। जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसके दिमाग में, किसान के मन में एक बात आती है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, और ये क्या मिलेगा यह प्रश्न आया तो महिलाओं ने भी उसके प्रति, जो हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, वो बिल्कुल नहीं एक कहानी की तरह है। वो सिर्फ हाथ जोड़ के मंदिर में जाके पूजा करेगी, लेकिन जो यथार्थ में गाय माता एक खूंट पे होना चाहिए उसके लिए उसके अंदर भाव नहीं है। दूसरी बात, जो गांवों में गाय चराने वाले होते थे, एक जमीन होती थी, आज वो भी सरकारी कुछ नियमों के कारण या अतिक्रमण के कारण जमीन बचते नहीं जा रही है। गाय चराने वाले लोग जो थे उनके जो बच्चे तैयार होना था वो नहीं हो रहे हैं, तो गाय चराने वाले की समस्या हो गई। इसलिए गांवों की गाय, भाई साहब मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रही हूँ कि गाय माताओं को जंगल में पिकअप में भर भर के छोड़ा जा रहा है। वो बेचारी कहाँ जाएगी जब तक हम एक आंदोलन के रूप में खड़ा नहीं करेंगे कि गाय माता से कितने फायदे हैं, कितना उससे आशीर्वाद मिलता है। और दूध ही नहीं, दूध से क्या करोगे आप दोगे वही पाश्चात्य संस्कृति वाली शिक्षा दोगे, अपने बच्चों को गाय माता का वो दूध पिलाओगे, और कैसे वो प्रेम करेंगे? प्रेम करने वाली संतान हमको तैयार करनी है। शिक्षा संस्कारों के तरफ हमें बढ़ाना है, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि गुरुकुलम की शिक्षा हो। ऐसा विषय पर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से गाय माता को समझेंगे। मुझे लगता है कि गौशाला यह विकल्प नहीं है। अभी हिंदू सम्मेलन हुआ, हमारे संघ के प्रचारक कह रहे थे कि गौशालाओं में जब तक सेवा भावी लोग नहीं रहेंगे तब तक वो गौशाला में भी गाय माता सुखी नहीं रह सकती। गाय माता के प्रति प्रेम और स्नेह श्रद्धा होना चाहिए। जैसे हमारे सम्माननीय मुन्नीलाल भैया जी बार बार कहते हैं कि प्रणीता दीदी ने गाय पाला, बच्ची ने प्रेम किया। वास्तव में गाय से हम प्रेम करते हैं तो तब लगता है कि गाय माता के प्रति प्रेम और उसकी व्यथा को समझना होगा। निश्चित रूप से हमने लगभग, हमारे यहाँ 10 गाय हैं, और वो 10 गाय हैं जो उपेक्षित थी, जो असहाय थी, उन गायों को हमने रखा। समाज के लोग बोलते थे क्या मिलेगा इन गाय माताओं से, लेकिन आज वही समाज कहता है कि कितनी सुंदर गाय है, आपके यहाँ से देखने आने लगे। हमारी राधा के बारे में भाई साहब ने बताया, आज 9 महीने की हो रही है, लगातार हम खरीद के दूध पिला रहे हैं, वो बड़ी सुंदर है। आज 3-4 दिन के लिए हम गाँव चले गए थे, वो दिन भर रंभाते रही, और जैसे ही देखी वह खुश हो गई। उसे एक बच्चे की तरह हमने पाला है, और ऐसे हमारे यहाँ की प्रत्येक गाय है। मैं यही कहूंगी सब लोग ये अपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका विषय और भी हम लेंगे, ये बड़ा विषय है। सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगी कि बार बार इस, आज भाई साहब ने कहा है समय अधिक हो रहा है, 8:10 हो गया, तो मैं और समय न लेते हुए मैं यही निवेदन करूंगी कि ये सारी व्यवस्था हमको बदलनी पड़ेगी, शंखनाद करना पड़ेगा, गाय माता के प्रति आंदोलन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, तभी गाय माता बचेगी। नहीं तो गाय माता गांवों से लुप्त होने लगी। ये बड़ी दुर्दशा है, व्यथा है, संवेदना है, दुखी है वो गाय माता, उसे न्याय देना पड़ेगा। और योगाहार मंच वो कर सकता है, हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और हम सब जुट करके एक साथ होकर के गाय माता को बचाएं।
यह पृथ्वी को बचाए, पर्यावरण को बचाए, वृक्ष रोपण करे। और आज के योग शिक्षक सम्माननीय हमारी रंजना दीदी, हमारे शरद भैया जी, आप सबको मैं सादर प्रणाम वंदन करती हूँ। निश्चित रूप से योगाहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी, आभारी रहूंगी। डॉक्टर पवन जी भाई साहब को मैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ।